हिमाचल के पहले सामुदायिक रेडियो सोल 90.4 मेगाहर्ट्ज पर आप सभी का दोस्त अनिल आपके साथ और लिसनर्स कार्यक्रम शुरू हो चुका है। एक मुलाकात। जी हाँ, एक मुलाकात बहुत ही खास कार्यक्रम जिसमें हम बहुत से मेहमानों को स्टूडियो में आमंत्रित करते हैं, उनसे बहुत सी बातें करते हैं और हमारे मेहमानों की जो बातें होती है वो कहीं ना कहीं हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करती है, हमें आगे का रास्ता दिखाती है कि किस तरह से स्ट्रगल से निकल के मेहनत के रास्ते पर हमने आगे बढ़ना है। और आज के जो हमारे मेहमान हैं, वो वीरों की भूमि राजस्थान से आए हैं और थिएटर की दुनिया में इन्होंने अपना ही अलग एक मुकाम हासिल किया है। तो आज थिएटर के बारे में, इनकी अपनी निजी ज़िंदगी के बारे में बहुत सी बातें हम करने वाले हैं। डॉक्टर पवन कुमार शौरान जी आज हमारे साथ। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, बहुत सी बातें आज आपके साथ हम करेंगे, आपके बारे में, आपके प्रोफेशन के बारे में। जी, राजस्थान से आप आए हैं, थोड़ा हमारे व्यूवर्स को, लिसनर्स को अपने बारे में बताएं, फिर थोड़ा राजस्थान के बारे में बात करेंगे आपसे। मेरे बारे में वही एक जो छोटे कस्बे से निकले हुए बच्चों की कहानी होती है, वैसी ही मेरी कहानी है, कोई ख़ास नहीं है। जी। एक वहीं का एक निजी प्राइवेट स्कूल जिसको कहते हैं, हाँ, हाँ। वहाँ की मेरी एजुकेशन है और शुद्ध हिंदी माध्यम विद्यालय से मेरी पढ़ाई हुई है शुरुआती। जी। और नाटक का अगर कहूँ तो नाटक में मेरा नाटक शब्द से अगर मेरा कोई रिश्ता रहा तो वो रामलीला के थ्रू रहा। बाकी मैं नहीं जानता था कि रंगमंच का नाटक कैसा होता है। जी, जी। फिर रामायण महाभारत मैंने बचपन में देखी हैं जी, तो जी। थोड़ा इतना जानकारी थी कि हाँ, नाटक जो टीवी का नाटक है वो इस तरह का होता है। अच्छा सर, कहते हैं कि कहीं न कहीं से हमें इंस्पिरेशन मिलती है लाइफ में कुछ भी करने के लिए। आपके थिएटर प्रोफ़ेशन की अगर हम बात करें तो कहाँ से आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी बनी कि मुझे इस फ़ील्ड में आना चाहिए? एक्सपोज़र के लिए तो मेरा आकर्षण था, जी। लेकिन थिएटर के थ्रू कुछ हासिल करूँगा ऐसा मैं नहीं जानता था। हुँ, हुँ। मेरे एक सीनियर बैच के साथी थे, वो छिप के रवींद्र मंच जाते थे। अच्छा, हम रविंद्र मंच। सबसे छिप के जाते थे, किसी को नहीं बताते थे। जी। और वहाँ पर एक गुरु से वो सिंगिंग की ट्रेनिंग भी लेते थे। हुँ, हुँ। उनका पीछा करते-करते मुझे जानकारी मिली कि वो कहाँ जाते हैं। अच्छा। वो एक दिन मुझे साथ ले गए, जब मैंने पूछा कि कहाँ जा रहे हो? तो हाँ। साथ ले गए मुझे। जी, जी। और फिर मैं पहुँचा रवींद्र मंच, तो उनके साथ 2 बार विज़िट हुई, तब तक किसी से मुलाकात नहीं हुई। फिर एग्ज़ाम वगैरह का टाइम था, लेकिन जिज्ञासा है वो बढ़ती चली गई। मैंने उनसे कहा कि मुझे भी वो नाटक जो है करना है। जी। तो उस टाइम वो जयपुर में नहीं थे। जी। फिर उन्होंने मुझे 2-4 गुरुओं के नाम बताए। मैं उनके नाम एक पर्ची पर लिख कर ले गया और वहाँ जाकर जो रवींद्र मंच पे, अगर जयपुर कभी जाना हो आपका, तो बाहर एक पार्क जैसी स्ट्रक्चर है बाहर, जी, जी। गार्डन कह लीजिए उसको। तो वहाँ घास पर बैठे थे, हुँ, हुँ। तो जिनका नाम पर्ची में सबसे ऊपर मैंने लिखा हुआ था, उसी शख्स से मेरी मुलाकात हुई और मैंने उन्हीं से पूछा कि दिलीप जी कहाँ हैं? क्या बात है! कि दिलीप जी, मैंने कहा दिलीप भट्ट ये नाम लिखा हुआ। तो जो मेरा बोलने का अंदाज़ था वो बिल्कुल एक गाँव वाला जो स्टाइल है उसी तरह से मैं बोल रहा था। हुँ, हुँ। मुझे अंदाज़ा नहीं था, मुझे ऐसा लगता था कि मैं स्कूल टाइम में सबसे फ़ास्ट हिंदी की किताबें पढ़ता हूँ, कहानियाँ बहुत अच्छी पढ़ता हूँ, निबंध बहुत अच्छे लिखता हूँ, तो मुझे लगता था कि मुझसे ज़्यादा हिंदी कोई नहीं जानता। लेकिन मेरे बोलने के अंदाज़ से उनको बड़ा मज़ा आया और उन्होंने उसी अंदाज़ को रिपीट करके मुझसे पूछा कि दिलीप भट्ट से क्या काम है? अच्छा। तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि इन्होंने शायद मेरी नकल करी और मैं सही नहीं बोलता। हाँ, हाँ। मैंने कहा जी नाटक करना है। अच्छा। तो उन्होंने पूछा मुझसे नाटक करके क्या करोगे? मैंने कहा जी नाटक करके एक्टर बनूँगा। अच्छा। और उन्होंने उसके बाद काफ़ी देर तक मेरी, मैं कई बार मज़ाक में कहता हूँ कि आपने रैगिंग ली थी मेरी। हुँ, हुँ। तो इस तरह से उनके साथ पहला एक संवाद हुआ। वो उस टाइम कोई नाटक नहीं कर रहे थे हुँ, हुँ। और मेरा पहला नाटक जो है वो हुआ सर्वेश अ, व्यास हैं हुँ, हुँ। वहाँ जी, पर, जी। काफ़ी सीनियर आदमी हैं। तो वो अपना पहला डायरेक्शन कर रहे थे जी, जी। किसी नाटक का, जी लघु सर। नाटकों का एक फेस्टिवल था। हुँ, हुँ।
तो अपना पहला नाटक उन्होंने जो डायरेक्ट किया था, उसमें मैंने पहले एक्टर के तौर पर काम किया। जी। जब आपको ये एक टाइम पीरियड मिला पीएचडी का, तो उस वक़्त क्या-क्या शोध कार्य आपको करने को मिले? पीएचडी की बात कर रहे हैं तो पीएचडी मैं कभी करना नहीं चाहता था। जी। कभी नहीं सोचा था कि मैं पीएचडी करूँगा, हुँ, हुँ। और ख़ास तौर से इस सब्जेक्ट में। साइंस स्ट्रीम चेंज इसलिए हुआ कि नाटक की मुझे ट्रेनिंग जो है, वो एकेडमी कहीं लेनी थी। जी, जी। रवींद्र मंच पर नाटक करने के दौरान मुझे कई नाटकों में काम करने का अनुभव मिला, लेकिन एक्चुअल में नाटक कैसे किए जाते हैं, उनकी प्रॉपर विधि क्या है, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा विषय रहा जिज्ञासा का। जी। तो मेरी उसी जिज्ञासा के तहत मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी पहुंचा। जी। वहाँ पीजी डिप्लोमा होता था उस टाइम, तो उसमें मैंने एडमिशन लिया, और उसके दौरान मुझे थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस ये आया कि शायद ये इतना ही सीखने के लिए चीज़ें हैं। क्योंकि उस टाइम पीजी डिप्लोमा का सिलेबस थोड़ा वाइड हुआ करता था, जी, जी। और मैंने क्राफ्ट भी पढ़ा, डायरेक्शन की भी कुछ चीज़ें पढ़ी, हुँ, हुँ। और एक्टिंग तो था ही। अब वो एक्टिंग तक सीमित है। जी। तो उस दौरान मुझे लगा कि नहीं, मेरे को तो एक्टर बनना है, और एक्टिंग के तौर पर मैंने काफ़ी कुछ सीख लिया है, तो अब मुंबई, दिल्ली कुछ सोचेंगे, करेंगे। जी। लेकिन हाल वही था, 1 साल में बहुत कुछ नहीं सीख पाया मैं, बिल्कुल, होता है ऐसा। और फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे आगे पढ़ना चाहिए। मैं वापस लौटा, तब तक फॉर्म फिल अप हो चुके थे, और मैं उस दौरान उस साल एमए में एडमिशन नहीं ले पाया। जी। फिर एमए हुआ, और एमए के लास्ट ईयर में ही हमारी कुछ फैकल्टी मेंबर्स थे, वो रिटायर्ड हो गए। तो मैं हो गया था एमए फाइनल में, और हमारे रिसर्च के जो सीनियर स्टूडेंट्स थे, वो भी कम थे संख्या में। जी, जी। तो ये था कि पढ़ाएगा कौन? तो कुछ ज़िम्मेदारियाँ मुझ पर भी आई। हुँ, हुँ। मॉनिटरिंग की मान लीजिए, कुछ कभी सीनियर होने के नाते मैंने सिखा दिया, कुछ फाइल्स वगैरह के लिए सजेशंस दे दिए, सबमिशन जो वर्क होता था हमारा, जी। रिहर्सल भी करवा ली, क्योंकि प्रैक्टिकल मैं करता था उस टाइम। कुछ आकाशवाणी में मैं चला गया था, तो कुछ चीज़ें वहाँ सीखी थी, तो वो भी मैं सिखाने की कोशिश करता था मेरे जी। साथियों को, जूनियर्स को। तो इसी तरह से टीचिंग की ज़िम्मेदारी मुझ पर आने लग गई अपने आप। और टीचिंग की ज़िम्मेदारी आते-आते, और फिर मुझे मेरे वहाँ पर जो क्लेरिकल ज़िम्मेदारी जो डिपार्टमेंट की थी, श्रीवास्तव जी, जी, जी। उन्होंने मुझे कहा कि आपको रिसर्च करनी चाहिए। जी। तो पहले तो मैंने मना किया कि मुझे टीचिंग में जाना नहीं है। हुँ, हुँ। लेकिन उन्होंने कहा, तुझे नहीं जाना है कोई बात नहीं, लेकिन कर ले, जी। साथ-साथ चलती रहेगी, और तू तेरे काम भी करते रहना। हुँ, हुँ। तो मैंने पीएचडी का एप्लीकेशन लगा दिया उस टाइम, सिनॉप्सिस वगैरह जो भी लिख के मैंने है हुँ, अपनी हुँ। जमा करवा दी एक। और उसके बाद जब वहाँ डीआरसी हुई, तो वो हो गई, लेकिन कुछ टेक्निकल चीज़ें थी, उनसे जूझते-जूझते मेरी जो हेड थी, उन्होंने महारानीज़ कॉलेज की क्लासेस की ज़िम्मेदारी मुझे दे दी। जी, जी। क्योंकि फैकल्टी मेंबर्स बहुत सारे, बता ही रहा हूँ, रिटायर्ड हो गए थे, तो उनकी बीइंग रिसर्च स्कॉलर आपको ये कराना पड़ेगा। जी। तो इस तरह से मैं एकेडमिक फुल फ्लेज्ड जो है, एक यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से कह लीजिए, मैं और जुड़ सर, गया। जैसे आपने भारत में स्टूडेंट्स को पढ़ाया, आपने अभी फ़ॉरेन कंट्रीज़ की आपने बात की, बाहर जाके भी बच्चों को पढ़ाया। तो थिएटर की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, तो क्या डिफ़रेंस आपको नज़र आया हमारे यहाँ के थिएटर में और बाहर के थिएटर्स में? परफ़ॉर्मेंसेज़ वाइज़ मैं बात कर रहा हूँ आपसे। जो अंतर तो बहुत सारे हैं, जी। लेकिन एक जो मुख्य अंतर है, वो ये है कि हमारे जब स्टूडेंट्स आते हैं, तो हमें पहले 1-2 महीने उनका हेजिटेशन निकालने के लिए काम हाँ, करना ये तो पड़ता है है। सर। वहाँ ऐसा नहीं होता। जी। वहाँ हेजिटेशन नहीं होता, और हार्डली कोई 50 स्टूडेंट्स में से 1 या 2 आपको मिलेंगे जिनके ऊपर आपको 1 या 2 दिन काम करना पड़ेगा। जी, जी। तो ये सबसे बड़ी सुविधा रहती है वहाँ, जी। कि आप जो भी आप पढ़ाना चाहते हैं, वो तुरंत के तुरंत आप उनको देते हैं, हुँ, हुँ। और वो उसको ग्रहण करते हैं। एग्ज़ैक्टली। हुँ, अच्छा सर, एक चीज़ और कि जैसे आपने हेजिटेशन की अभी बात की, जी। एक थिएटर आर्टिस्ट जैसे आपको देख रहा है या सुन रहा हुँ, है रेडियो के माध्यम से, वो करता है, एक्टिंग करता है पर्दे के आगे, हुँ। किन-किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है एक कलाकार को? कलाकार के लिए सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है, वो बड़ी विचित्र सी कहूँगा मैं आपको, लगेगी वो विचित्र। जी। हमारे आम तौर पर समाज में ये है
कि फलां बच्चा या फलां यंग बॉय ये कुछ और नहीं कर पा रहा है तो नाटक तो कर ही लेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। नाटक जो कुछ नहीं कर पा रहा है उसका विषय नहीं है। जी, नाटक उसका विषय है जो सब कुछ कर सकता है। बिल्कुल। आप जितने भी एक्टर्स हैं उनको उठा के देखेंगे, वो बहुत एक्सीलेंट हैं। जी, जी। बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, वो एक्टिंग में आते हैं और वो ही सर्वाइव कर पाते हैं। क्योंकि एक्टिंग के दौरान आपको एक ही जीवन में कई जीवन जीने पड़ते हैं बिल्कुल, और बहुत सीरियसली जीने पड़ते हैं। एग्ज़ैक्टली। तो आप में उतना पोटेंशियल होगा कि सीरियसली दूसरे के किसी भी जीवन के किसी भी पहलू को आप समझ करके और सामने समाज के सामने उसको जी सकें, बिल्कुल। पर्दे के सामने उसको जी सकें। तो उतना कैपेबल अगर कोई है, उसे नाटक के क्षेत्र में आना चाहिए, जी। उसे एक्टिंग के क्षेत्र में आना चाहिए। वरना अगर ये नहीं कर पा रहे, वो नहीं कर पा रहे और नाटक तो कर ही लेंगे तो नहीं आना चाहिए इस फील्ड एग्ज़ैक्टली। और सर अभी एक सवाल और आया ज़हन में, जैसे आप जवाब दे ही रहे थे। में। मैं अभी मुंबई में घूम रहा था, आप ये जब जवाब दे रहे थे तो मेरा दिमाग कहीं मुंबई में था। हुँ, हम अपने हिमाचल की बात करें या आप राजस्थान की सर बात कर हुँ। लीजिए, बहुत कम कलाकार बड़े पर्दे तक पहुँच पाते हैं। नो डाउट उनमें कैलिबर होता है, टैलेंट बहुत होता है उनमें। क्या कारण आप मानते हैं सर कि वो बड़े पर्दे तक नहीं पहुँच पाते? देखिए हर फील्ड के अंदर कुछ ऑफिसेज़ मान लीजिए या कुछ रास्ते मान लीजिए या कुछ जो हैं स्पोर्ट मान लीजिए, जी। वहाँ तक पहुँचना होता है और वो किसी भी शहर में या किसी भी इंडस्ट्री में कुछ सेंट्रल पॉइंट होते हैं। हुँ, हुँ। तो ज़ाहिर-सी बात है एक पॉइंट होगा तो उसके इर्द-गिर्द भीड़ बहुत होगी। जी। तो ये सुखद संयोग जिसको मिलता है कि वो उस भीड़ को चीर कर उस सेंटर पॉइंट तक पहुँच जाता है, तो वो कुछ कर पाता है। किसी के पास टाइम नहीं होता, किसी के पास परिस्थितियाँ ऐसा अलाउ करती नहीं है कि वहाँ जाकर कुछ काम कर सकें, तो नहीं कर पाते फिर। जी। और सर जैसे आपने थिएटर में काम भी किया, तो आपका जो फ़ेवरेट किरदार रहा वो कौन-सा रहा, जिस पर आपने खुद अभिनय किया हो? आपको कोई याद हो ऐसा किस्सा? यादगार तो मेरे मुझे लगता है कि मैंने सारे कैरेक्टर्स को बहुत डीपली जिया है, हुँ, हुँ। क्योंकि मेरे जो टीचर थे, मैंने बहुत सारे नाटक तो उनके साथ किए। जी। तो उनके साथ तो नाटक करते हैं तो कोई ऑप्शन था नहीं। हुँ, हुँ। और एक बड़े अभिनेता का नाम लूँगा मैं, जी। इरफ़ान खान हाँ जी, भी इरफ़ान उनके खान साहब। स्टूडेंट रहे हैं। जी, जी। तो आप सोच सकते हैं वो कितने डिसिप्लिन टीचर रहे होंगे, बिल्कुल। जिन्होंने ऐसा शिष्य जो आगे जाकर इतना बड़ा बना। हुँ, हुँ। तो ऑप्शन नहीं था कि आप किसी भी कैरेक्टर को सीरियसली ना लें। और यही वजह रही कि मैं जब पहला नाटक मैं बता रहा था कि सर्वेश जी के साथ मैंने किया, हुँ, हुँ, हुँ। तो मेरा सारा कॉन्फिडेंस जो है वो 1 मिनट में हवा हो गया। उन्होंने मुझे रेलवे स्टेशन पर टाइम पूछने का एक लाइन बोलने के लिए कहा अच्छा। कि आपको यहाँ खड़े होकर इधर वाले आदमी से टाइम पूछना है। हुँ, हुँ। और मुझे आज भी याद है कि मेरे पैर नहीं काँपे थे, मैं पूरा काँप गया था, वो टाइम नहीं पूछा गया मुझसे। और वहाँ से लेकर आप ये देख लीजिए कि मैंने यहाँ लीड नहीं किए उनके नाटकों में, चाहे वो माउस ट्रैप का जो उनका जो मासिक थिएटर का एक एक्सपेरिमेंट था जी, जी। कि हम थिएटर को कमर्शियल कर देंगे, हौसले बहुत ऊँचे रहे उनके हमेशा। जी। तो उसमें भी लीड मैंने ही किया। मंथली थिएटर उन्होंने किया था रवींद्र मंच के साथ कोलैबोरेशन में, हमारे ड्रामा डिपार्टमेंट का था। जी। और फिर वो स्ट्रोपोलिटाना एक थिएटर फेस्टिवल है स्लोवाकिया में, जी। तो वहाँ पर जो नाटक लेकर गए वो, तो उसमें भी लीड कैरेक्टर मैंने ही किया। जी। तो वहाँ से वहाँ तक की जो यात्रा है, तो उसमें ये तो नहीं कह सकता कि कोई एक जो कैरेक्टर है वो मेरा फ़ेवरेट है। पर हाँ, मैंने अलग-अलग तरह से जिया। एक माउस ट्रैप है, वो शुरुआत में सबसे पहले जो मुझे ज़्यादा आकर्षित करने वाला कैरेक्टर रहा। हुँ, हुँ। उसको मैंने लंबे टाइम तक जिया क्योंकि वो एक थिएटर प्रोजेक्ट था जिसको हमने 2 महीने तक किया। जी। सर अभी रामायण और महाभारत का ज़िक्र मेरे ज़हन में आया। हुँ। जब वो प्रसारित हुए टेलीविज़न पर जब वो आए, तो उस दौर के जो भी युवा थे, वो उन्हीं की तरह अभिनय करते थे। बाण बनाते थे, आपस में लड़ाई करते थे। जैसे वो शुद्ध भाषा का प्रयोग करते थे, हम लोग भी वैसे करते थे। ये चीज़ें हमने की हुई है।
दोस्तों के साथ बैठ के। मतलब ये था कि उस टाइम पे जो सीरियल्स दिखाए जाते थे, हम वैसे ही एक्ट करते थे। मतलब हमारी एक क्यूरियोसिटी थी जानने की। आज का जो यूथ है, कहीं न कहीं थिएटर से अलग हो रहा है। आप इस चीज़ से सहमत हैं? देखिए, समाज को हम जो सबसे ज़्यादा जो लाइव दृश्य माध्यम है, हुँ, हुँ। उसके थ्रू जो हम दिखाएँगे वो आकर्षित करेगा और हम फ़ॉलो भी करेंगे। जी, पुराने ज़माने में जब रामायण, महाभारत से भी पहले मैंने बताया कि रामलीला का ज़माना था, बिल्कुल। तो रामलीला के ज़माने में रामलीला में जो होता था, अगले दिन स्कूल में या जहाँ कहीं भी बच्चे मिलते थे, वहाँ वो करने की कोशिश करते थे। बिल्कुल, बिल्कुल। और रामायण के समय में फिर रामायण वाली बातें हुई, फिर महाभारत वाली, फिर एक परमवीर चक्र एक बिल्कुल। प्रोग्राम आता था, फिर वो देखा। हुँ, हुँ। फिर एक बच्चों को बहुत आकर्षित करने वाला थोड़े समय बाद में शक्तिमान रहा, शक्तिमान। उसको भी फ़ॉलो किया। तो बच्चे तो फ़ॉलो करेंगे, जो देखेंगे वो फ़ॉलो करेंगे क्योंकि वो सीखते हैं, हुँ, फ़ॉलो हुँ। करके ही सीखते हैं। जी, जी। ओटीटी देखते हैं आप? हाँ, देखता हूँ। कोई फ़ेवरेट आपकी वेब सीरीज़ हो? उम, इतनी सारी देख ली, कोई फ़ेवरेट जैसी तो कोई मुझे कैरेक्टर फ़ेवरेट हो? आजकल तो बड़ी सारी वेब सीरीज़ बन के आ रही है, जो सामाजिक मुद्दों पे काम कर रही है। मुझे एक कैरेक्टर है, मैं नाम भूल रहा हूँ, वो क्या है? वो पाताल लोक शायद। पाताल लोक, हाँ जी, पाताल लोक। जी। पाताल लोक में जो हाथीराम का कैरेक्टर है, हुँ, हुँ। वो मुझे एक साथ कई लड़ाइयाँ लड़ता हुआ नज़र आता है। जी। तो हम जब अपने आम जीवन में जीते हैं, हुँ, हुँ। चाहे हम बड़े ओहदे पर हों, चाहे हम एक गाँव के किसान हों, हमारी लड़ाइयाँ कई लेवल पर चलती रहती हैं। बिल्कुल। ये जीवन की सच्चाई और है। सर मलाल किसी चीज़ का, ख़ासकर इस प्रोफ़ेशन से जुड़ा हम बताएँ, पूछे आपसे तो? मलाल ये है कि संघर्ष करना पड़ेगा और उस संघर्ष के दौरान अगर आपकी परिस्थितियाँ आपका साथ नहीं दें, तो हौसला नहीं छोड़ना है। बिल्कुल। हौसला छोड़ देंगे किन्हीं परिस्थितियों की वजह से, तो फिर मलाल ही शेष रह जाएगा हुँ, हुँ, बिल्कुल। और कुछ नहीं रहेगा। तो सर बहुत सी बातें आज आपके साथ हुई और बहुत ही बातें आपने थिएटर के बारे में बताई। लास्ट में शॉर्ट में एक मैसेज देना चाहूँगा उन यूथ के लिए जो थिएटर में अब भी अपना करियर देखते हैं। थिएटर में जो करियर देखते हैं वो मैं ये कहूँगा कि अपना दिमाग खुला रखें। समय और तकनीक जी, बहुत तेज़ी से बदल रही है। इतनी तेज़ी से हमने तो कम से कम नहीं सोची थी बिल्कुल। अपने शुरुआती जीवन में, और शायद ये पीढ़ी भी उतने बदलाव जल्दी देख रही है जितने शायद इस पीढ़ी में भी अपने बचपन में नहीं देखे होंगे। तो उन बदलावों का स्वागत करें, उनसे डरे नहीं। मेरा यही संदेश है कि जो हमने गलती करी वो ना करें, और जो भी कंप्यूटर या तकनीक की कोई नई चीज़ आती है, तो उसे आप तुरंत स्वागत करें उसका और उसके साथ जुड़कर अपने आप को आगे बढ़ाएँ। बहुत ही प्यारा मैसेज सर आपने दिया और इस ख़ास कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद।